बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दामात लेटली उठाना शुरू कर दिए हैं जो कि माजी में सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों की तरफ से उस वक्त देखने को मिलते थे जब उन हुकूमतों के दौर ख़त्म हो रहे होते थे या वो हुकूमतें जाने वाली होती थी। मिसाल के तौर पर जैसे अभी मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आज़म साहब के टोन में, उनके अल्फाज में जो एग्रेशन देखा, वो एक इमरान खान साहब जो कि माजी में कंटेनर पर खड़े होकर ऑपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, बिल्कुल वैसा ही था। फिर उनके बहुत सारे लोगों ने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको कहा कि तैयार रहें, बहुत जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। फिर एक और मामला देखने को मिला कि इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए ये कहा गया कि कुछ और वजारतें भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। डेवलपमेंट फंड्स जिसके खिलाफ रहे इमरान खान साहब, अब डेवलपमेंट फंड्स जो है वो देने की बात की जा रही है। और उससे भी बढ़ के ये कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इस हुकूमत का पार्लियामान में लेजिस्लेशन की बजाय बहुत जोर ऑर्डिनेंसेस पर रहा है। और अभी एक इसी तरीके से एक और ऑर्डिनेंस जिस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं और वो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिस पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सवालात उठाए जा रहे हैं, उस पर एतराज़ात हो रहे हैं, दीगर अपोजिशन पार्टीज़ इस पर क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। अब इसके कुछ बुनियादी जो नुकात हैं उस पे बात करते हैं। एक तो आज इस पे बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हमारे वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, जो कि जाली खबरें होती हैं, अब ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब इसमें किसी शख्स के ख़िलाफ़ हो, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया, जो टर्म यूज़ की, वो पब्लिक फिगर था कि उसके ख़िलाफ़ अगर ये बात की जाए या किसी इदारे के ख़िलाफ़ ये बात की जाए फेक न्यूज़, तो उस पर सज़ा होगी 5 साल जो है वो कैद होगी। और ये ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें ज़मानत भी नहीं हो सकती है। फिर 2 मिसालें उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि देखें, माजी में जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो ज़बान इस्तेमाल की गई, फिर साथ ही साथ उन्होंने खातून अव्वल का जिक्र किया कि उनके हवाले से ये खबर फैलाई गई कि उनमें और खान साहब में शायद तलाक हो गई है, अलहदगी हो गई है, या वो नाराज़गी है, या वो घर छोड़कर चली गई हैं। तो ये 2 मिसालें देते हुए उन्होंने इस पूरे मामले की या ये जो तरमीम की गई है उसकी तफसीलात भी बता दी। अब इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता ये है कि अगर किसी पब्लिक फिगर के खिलाफ ऐसी कोई बात होती भी है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिक फिगर खुद जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। वो अपने बिहाफ पे या उसका नुमाइंदा, उसका गार्डियन या पब्लिक एट लार्ज, यानी कि कोई भी अगर मद्दाह है, कि जैसे उन्होंने एक फिल्म एक्टर की मिसाल देते हुए कहा कि उनके कोई मद्दाहों में से भी अगर जाना चाहे तो वो भी कोर्ट जा सकता है। ट्रायल कोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर ये केस निपटाएगी, हाई कोर्ट उसको सुपरवाइज करेगी, हाई कोर्ट को हर महीने रिपोर्ट जाएगी। और अगर हाई कोर्ट को ऐसे रीजंस पेश किए जाते हैं ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो कि वैलिड रीजंस नहीं है कार्रवाई आगे बढ़ने के या ना बढ़ने के हवाले से, तो फिर वो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकेगी। तो बहरहाल एक तो इस पे पहले बात करेंगे, फिर और सियासी मामलात भी हैं जिसमें सबसे बड़ा मामला तो तहरीक अदम एतमाद का है, और उसको लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट जरदारी साहब पर था, अब बिलाखिर ऐसे लग रहा है कि शायद थोड़ी कुर्बत बढ़ रही है और कल उनकी मुलाकात भी होगी। फजलुर रहमान साहब के घर जाएंगे साबिक सदर पाकिस्तान जरदारी साहब, उस पर भी ज़रा हम बात करेंगे। मेहमानों का पहले आपसे तारुफ करवा दूँ, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मजहर साहब आपका। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी अब्बासी साहब शुक्रिया। और चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, आपके तज्ज़िये से पहले तो मैं आगाज़ करना चाहूँगी कि ये आखिर हुकूमत को क्या सूझी, ये इकदाम इनको क्यों उठाना पड़ा, ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में इस तरीके से तरमीम की गई और वो भी फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए की जा रही है, इससे हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अगर आप इस पूरे कानून को भी पढ़ लेना जो बदकिस्मती से पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया था 2016 में, ये जब हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन कानून बनाते हैं ना, तो ये देखते नहीं है कि ये कानून जो है वो जब हुकूमत में नहीं होंगे तो उस वक्त ये कानून उनके ख़िलाफ़ किस तरह इस्तेमाल हो सकता है।
और ये उस वक्त भी पैका जब था, उस वक्त भी पैका 2016 को अगर आप पढ़ें तो उससे अंदाज़ा होता है कि इसमें दरअसल ये कोई साइबर क्राइम को आप ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ साइबर क्राइम के हवाले से आपके यहाँ वो ट्रेंड स्टाफ मौजूद ही नहीं है। इसी वजह से उस वक्त जो कोई 60-70% जो केसेस हुए हैं पैका के, उसमें यही हुआ है कि आपने अपने मुखालफिन को, जो भी हुकूमत वक्त के मुखालफिन थे, उनको टारगेट किया। पिछले 3.5 साल में इस कानून का इसी तरह इस्तेमाल हुआ। पहले वाले दौर में भी वो इसीलिए रहे थे। उस वक्त अनूशा रहमान साहिबा IT की मिनिस्टर थी, वो बहुत नाराज़ थी अपने ज़माने में, मीडिया से बड़ी नाराज़ रहती थी, तो उन्होंने भी ये उसी नियत से लेकर आए थे कि उस वक्त ये मीडिया को टारगेट करेंगे। लेकिन उस वक्त खैर नहीं हो सका, फिर इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तो मौजूदा गवर्नमेंट ने जिस कानून की जो असल स्पिरिट थी उसको वहीं से पिक किया और उन्होंने फिर टारगेट करना शुरू किया। आप केसेस उठाते चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह जर्नलिस्ट, राइट्स एक्टिविस्ट, ब्लॉगर्स को टारगेट किया गया। अगर आपके पास ठोस शवाहिद होते, आपके पास प्रॉपर उसकी तहकीक करते, तो आप ये केसेस नहीं बनाते। होता ये था कि गवर्नमेंट इनको कुछ लिख के भेजती, ये उनके खिलाफ या कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेते, उनको उठा लेते, हथकड़ी लगा देते। हथकड़ी लगाई गई, अदालतों में पेश हुए। तो एक केस का मैं आपको बता सकता हूँ कि अदालत में जब पेश हुए तो जज ने वो FIA की चार्जशीट पढ़ी और फिर उन्होंने उठा के उनके मुंह पे मारी और ये कहा कि आप कौन सा केस लेकर आए। और ऐसे बेशुमार केसेस जो है आपको लगेंगे। अब ये देखिए, हमेशा से ये टर्म, वेग टर्म इस्तेमाल की जाती है कि जी अदलिया, फौज और मुख्तलिफ इदारे। अव्वल तो मुख्तलिफ इदारे डिफाइन करें आप, मुख्तलिफ इदारों से आपकी क्या मुराद है। पर तनकीद नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती तनकीद? क्या अगर फौज का कोई इदारा सियासत में मुलव्विस होगा, जिस तरीके से उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस का जिक्र किया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें आप सही कह रहे हैं कि इदारों पे फिर तनकीद क्यों नहीं हो सकती। उसको हुकूमत जो हमें एक्सप्लेन करती है, या आज भी जैसे बताने की कोशिश की गई, उसको लिंक किया गया नेशनल सिक्योरिटी से। सो क्रिटिसिज्म या एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नेशनल सिक्योरिटी के मुतरादिफ कैसे है, नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज के मुतरादिफ कैसे है? देखिए, कभी भी मीडिया ने, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना नहीं था तब भी और उसके बाद भी, हमेशा मीडिया ने कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया है। मैं बिल्कुल इस पर बहस कर सकता हूँ। आपकी डेफिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हो सकती है, कोई मुख्तलिफ हो सकती है, मेरा अंदाजे जो है देखने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मैंने कभी भी अपने इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेशनल कैरेक्टर को चैलेंज नहीं किया। मैंने हमेशा उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर को चैलेंज किया है, और पॉलिटिकल कैरेक्टर को चैलेंज करना मेरा राइट है। अगर अदालतें सियासी अंदाज में वो होंगी, खुद इमरान खान उस पर तनकीद करते रहे हैं, तो उस पर क्यों नहीं तनकीद होती? और अदालत का अपना एक प्रीव्यू मौजूद है ना, अदालतों का अपना प्रीव्यू मौजूद है ना, वो कंटेम्प्ट वो कर सकते हैं। तो जो कानून बनाना चाहिए इनको कि डिफेमेशन के लॉज को बेहतर करें और लॉज को बेहतर करें, इस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से की जाएगी कि कल इमरान खान खुद तनकीद नहीं कर पाएंगे। जब वो ऑपोजिशन में होंगे तो सबसे ज्यादा ये कानून अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। ये इस पे एक तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ये इंट्रोड्यूस कराया PMLN ने पिछले दौर में 2016 में, और उस वक्त चौधरी साहब की पार्टी, अब्बासी साहब की पार्टी, ये लोग तनकीद कर रहे थे। आज अब्बासी साहब की जमात जो है वो उससे 4 हाथ आगे जाके फिर उसमें तरमीम भी ला रही है। मरियम साहिबा ने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज बंद करने के लिए है, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर ना कहना बताया नहीं। चौधरी मंजूर अहमद साहब, चौधरी साहब, किसको निशाना बनाना चाहते हैं आप खान साहब? दरअसल मैं मजहर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। वो शायद अपने आप को ही निशाना बनाना चाहते हैं। रीजन ये है कि हमने तारीख में देखा है, जब ये दहशतगर्दी की अदालतें बना रहे थे तो हमने इनको कहा कि इसकी बजाय आप अदालतों को एम्पावर्ड करें ताकि वो उनका प्रोसीजर ले डाउन कर दें, सारी चीजें कर दें ताकि वो फैसले करें। नवाज लीग उस वक्त नहीं मानी।
अल्टीमेटली वो एक टाइम आया कि उन्हीं दहशतगर्दी की अदालतों में मियां साहिबान खड़े। फिर हमने जब 62-63 की 18वीं तरमीम हो रही थी तो तब भी हमने कहा कि ये 62-63 जो है ये ज़ियाउल हक ने इंट्रूजन की थी तो हम इसको खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं। फिर नैब पे तरामीम के टाइम पे और फिर वो 62-63 का शिकार हुए नैब के ऊपर हमने कहा कि ये लॉ गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। और फिर वो नैब पे आज जो ये कर रहे हैं, जितने भी कवानीन बना रहे हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बातें हैं, खुद इमरान खान साहब ने कही हुई हैं, वो तो फिर उस पे भी वो भी लायबल होंगे। दूसरी ये है कि जो आपने कहा कि ये जब वो दिया बुझने लगता है तो ज्यादा वो टिमटमाना शुरू होता है, फड़फड़ाना शुरू हो जाता है, तो वही कैफियत इनकी है। आप ऐसे ऐसे लॉ तो आपको लगता है कि शम्मे बुझने के करीब लॉ बना दिया, इससे दूसरा लॉ देखिए। अब ये इलेक्शन कमीशन के अंदर भी वो उसका लॉ के अंदर भी वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए करना चाहिए। बासी साहब, पहले तो आपका जवाब लेके फिर मैं ब्रेक की जानिब जाऊंगी। मुझे बताइए कि वो चीज़ें जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आपकी जमात के चेयरमैन और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन चीज़ों के हामी रहे, उनके आप खिलाफ जा रहे हैं, हमेशा PMLN को जिन जिन चीज़ों पर आप क्रिटिसाइज करते थे, आज आप वही तमाम चीज़ें कर रहे हैं खुद से। क्यों? उस वक्त वो गलत थी तो आज वो सही कैसे हो गई? साजिद साहबा, बहुत शुक्रिया। देखें, अभी बात हो रही थी पैका ऑर्डिनेंस की, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का ये कानून 2016 में बना, और 2016 के जो आपके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की डायनामिक्स से आज टोटली चेंज हो गए हैं। और ये अगले 1.5-2 साल में, मैं खुद IT का बंदा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इसका रोल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो माजी में और दूसरी बात ये, हम कोई कानून ना बनाएं और हम कहें कि क्या हो गया, खैर है, फौज पे तनकीद करें तो बर्दाश्त करें। देखें, किसी इदारे को किसी एक इंडिविजुअल की अच्छाई या नेक नामी पे नहीं छोड़ सकते। हम कानून बना देते हैं, कानून के अंदर रह के जो तनकीद करना चाहता है वो तनकीद करें। और अगर कोई फेक न्यूज़ देता है, वो कोई जर्नलिस्ट है, वो मज़हर अब्बास साहब ही हैं, तो अगर तो इनकी खबर ठीक है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वजीर आजम की खुदा न खास्ता घर के मामलात को खबर देता है और उस खबर को इंडिया पे पूरा वावेला मचाया जाता है, या कोई आदमी जैसे इससे पहले हुआ कि मुराद सईद साहब के घर की खवातीन के बारे में एक बंदे ने इल्ज़ाम लगा दिया, आप सबको पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों में जो नई ये बात चल रही है, बेचारा मुराद सईद नंबर 1 पे आ गया, तो क्या ठट्ठे लगाए उसकी ज़ात पे, कीचड़ उछाल के बेचारे को। मैं तो कहता हूँ उसकी हिम्मत है कि वो उसके बावजूद खड़ा है और वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। किस तरह के भोंडे इल्ज़ामात मर्द और ख़वातीन ने लगाए और उनके ठट्ठे किए उसके। अब मुझे बताएं, एक शरीफ आदमी के पास क्या दिफा है? वो जाके किसी गिरबान पकड़े, किसी का माजी की तरह किसी जर्नलिस्ट के गले पड़े, उसे थप्पड़ मारे या थप्पड़ खाए, ये क्या करें? मुझे एक बात बताएं, चलें अच्छी बात है, बिल्कुल जातियात नहीं आनी चाहिए सियासत में, बड़ी अच्छी आपने बात कर दी है। पब्लिक फिगर की टर्म यूज की फरोग नसीम साहब ने, पब्लिक फिगर के जुमरे में फिर मैं भी आ गई, मजहर साहब भी आ गए। सो कल को आपके लोग मिसाल के तौर पे जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जो PTI के लोग हैं, अगर वो कहीं मेरे खिलाफ बात करते हैं, मजहर साहब के खिलाफ बात करते हैं, तो क्या मुझे भी उतना ही हक है? क्या वजीर आजम साहब जो हैं वो खुद बगैर किसी तस्दीक किए किसी को भी चोर डाकू या कहीं जलसे में वो बात करते हैं, तो ये कानून का इतलाक क्या वजीर आजम साहब पर भी होगा? देखें, किसी को सियासी तौर पे कोई इल्ज़ाम लगा देना, ना अहल कह देना, या आप हमें सिलेक्टेड कह देते हैं, हम आपको 4-5 केसों के बाद अगर करप्ट कह देते हैं, तो वो एक हद तक बात है। लेकिन किसी को पिन पॉइंट करना कि चौधरी मंजूर साहब ने मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है और मेरा प्लॉट मरी में है, ये एक स्पेसिफिक इल्ज़ाम है। और मुझे चौधरी मंजूर साहब को ये साबित करना चाहिए कि इनकी साख को मैंने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इस बात से बहुत सारे इनके सियासी मुखालिफ हैं जो इस बात को सोशल मीडिया पर चलाते हैं, और मैं ये फेस कर चुका हूँ। मुझे किसी एक बड़े मशहूर साफ़ी ने आजकल जो मुसीबत में है, मुझे ड्रग स्मगलर लिख दिया अपने अखबार में।
मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं 4-5 दिन कितनी शर्मिंदगी से मैं असेंबली में गया, हालांकि आपको पता है कि मेरे जैसा बंदे में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं ड्रग स्मगलिंग कर सकूं। तो वो फिर मैंने उनको कहा, उन्होंने छोटी सी खबर लगा दी कि हाँ ये खबर में दूसरी राय नहीं ली गई वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें जो होती हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी रेटिंग है, मेरा वोट बैंक है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उन लोगों को जाके मुंह तोड़ सके। तो हमारे पास कानून की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अगर मेरे पे कोई सही इल्जाम है, मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, मेरा 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग के बैंक अकाउंट मौजूद है, मेरे किसी मकसूद चपरासी के अकाउंट से 4.25 अरब निकला, तो वो इल्जाम है, चोर कह सकते हैं। अच्छा, एक जवाब आपने इसको आपने इल्जाम मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल अच्छे सियासतदान होते जा रहे हैं ना, आपने इसको ट्विस्ट कर दिया, आपने कह दिया कि वो सियासी इल्जाम है, वो इस जुमरे में नहीं आता, वो कानून इस पे लागू ही नहीं होता। नहीं मतलब वो सिर्फ सियासी इल्जाम है। लेकिन अगर कोई सहाफी ये बात कर दे या कोई और बात कर दे तो फिर वो गलत है, वो 5 साल अंदर। नहीं सुने, अगर उसका एक केस मौजूद है, उसकी एविडेंस मौजूद है, उस पर मुकदमा चल रहा है, फिर तो बात करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज का मौजूद ही नहीं है, उसका सुने ना। अच्छा मैं एक बात करूं, मजहर साहब जवाब देना चाह रहे हैं, मुकम्मल करने मजहर साहब मुझे मिसाल देने दें जी, मजहर साहब मुझे मुकम्मल कर दें। नहीं मैं आपसे सिर्फ क्लैरिफाई करवाना चाह रहा हूं जी। आप कानून को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, बहुत ही इंटरनेशनल डिफाइन लॉज हैं, रूल्स हैं। अ पर्सन इज गिल्टी अनलेस प्रूव अदरवाइज, नो अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। ये यानी एक आदमी उस वक्त तक इनोसेंट है जब तक उस पर वो इल्जाम साबित ना हो जाए। अब अगर किसी पे इल्जाम साबित नहीं हुआ, क्या आप उसको चोर डाकू कह सकते हैं उससे पहले, जब तक उसको सजा ना हो जाए? और अगर आप चोर डाकू नहीं कह सकते, अच्छा आप सुने, तो फिर आप ये टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए कुछ बातें हैं मदर साहब जो किसी की जाती हैं, आपकी मेरी जाती जिंदगी है। मैं हूं, मुझे अवाम ने मुंतखब किया है पब्लिक फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर मुझे चौधरी मंजूर साहब पब्लिक फंड्स को खराब करते हुए नजर आते हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब का पैनामा केस नजर आता है, तो मैं सड़कों पे भी आऊंगा, मैं वावेला भी करूंगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उसको हाईलाइट करूं और प्रेशर बिल्ड करूं ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये तो मेरा फर्ज है, पब्लिक फंड का, सरकारी जो हमारा खजाना है उसका दफा करना मेरा फर्ज है। लेकिन मजहर अब्बास साहब जाती जिंदगी में क्या करते हैं या बाकी क्या करते हैं, ये मेरा कोई मामला नहीं है। और दो चीजें मुख्तलिफ कर दी हैं। आपकी बात से मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई सियासी तौर पे जो इल्जाम है वो सही है, जाती जिंदगी में किसी की तो प्राइवेट लाइफ पर बात करेंगे तो वो इस कानून का इतलाक इस पे होता है। तो फिर तो आपके लोग जो दूसरों की जाती जिंदगियों में घुसते हैं, जो आप लोगों ने माजी में किया है, वो कुलसूम नवाज की मिसाल। नहीं मैं उसकी नहीं, देखिए मजहर साहब मुझे एक इजाजत दीजिएगा ब्रेक लेने की। जिसने किया मजहर साहब आपकी बात मुकम्मल सुनती हूँ। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टेट वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मजहर साहब आप बात करना चाह रहे थे, आपको समझ में आया अब्बासी साहब ने दोनों चीजों को अलग अलग किया है। वो कह रहे हैं जाती जिंदगी पे बात करना कुछ और है और सियासी इल्जामात इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट। क्या ये लिखा है इस कानून में? नहीं लिखा ना। इसमें तो आपने बिल्कुल इसको रैंडम छोड़ दिया ना, वेग छोड़ दिया। मैं यही बात कह रहा हूँ। जो सदाकत अब्बासी साहब बात कह रहे हैं, मैं तो उनकी तनकीद को डिफेंड कर रहा हूँ कि उन्हें बिल्कुल राइट है जी। पब्लिक फिगर्स हैं, अगर वो समझते हैं कि किसी ने करप्शन की है, चाहे वो अभी अदालतों से प्रूव हो ना हो, वो उन पर तनकीद करने का राइट रखते हैं। मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ। लेकिन आपका ये कानून ये बात नहीं कह रहा। आपका ये कानून इसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा। कि आपका कानून ये नहीं कह रहा कि इस चीज पर तनकीद हो सकती है, इस चीज पे तनकीद नहीं हो सकती। वेग छोड़ दिया है आपने इस चीज को। जब आप वेग छोड़ेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो फिर पिक करती है कि जी मैं इसको तनकीद पे। अब मुझे बताएं, शहबाज गिल साहब, मैं अब्बासी साहब से पूछता हूँ, शहबाज गिल साहब असेंबली के मेंबर तक नहीं है, वो ये बात कैसे कर सकते हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी?
किस कानून के तहत नहीं दी जाएगी, मुझे ये तो बता दें। ठीक है, क्या वो कन्विक्ट हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं असेंबली से? जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं तो वैसे हंगामे में आप प्राइम मिनिस्टर को जो ऑपोजिशन बात नहीं करने देती, आप उस तरह ना बात ना कर दें, वो समझ में आता है। लेकिन क्या कोई कानून आप बता सकते हैं कि किस कानून के तहत आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप वेग छोड़ेंगे कानून को तो फिर उसकी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। और फिर मैं कहूँ, आज आप हुकूमत में हैं, याद रखिएगा, कल जब आप ऑपोजिशन में होंगे तो यही कवानीन आपको हर्ट करेंगे। इसी माजी के हुक्मरानों से कम और कुछ नहीं, ये ज़रूर सीखें कि उन्होंने जो कानून बनाए, आने वाले वक्तों में वही कानून ने उनको नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ जो इक़्तिदार के ऐवानों में या इक़्तिदार में आते हैं लोग, वो उनको लगता है कि शायद ये इक़्तिदार ख़त्म ही नहीं होगा, हालांकि बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। चौधरी साहब ने ये बताया भी कि उस टाइम पे पीपल्स पार्टी नून लीग से क्या क्या कहती थी जिन लॉज के बारे में या जिन चीज़ों के बारे में आज नून लीग ये मानती है, तस्लीम करती है कि हाँ, हमें उस वक्त पीपल्स पार्टी की इन लॉज के बारे में बात मान लेनी चाहिए थी। चौधरी साहब, ये जो ड्रैकोनियन लॉज बनाने का एक रिवाज है हमारी सियासत में, और ख़ास तौर से जब कोई और सियासी रास्ता सुझाई ना दे तो फिर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये इस वक्त पीटीआई वाकई ये समझ रही है कि हम दोबारा, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि अगले भी टर्म 5 साल जो है वो पीटीआई ही होगी, और फिर एक पैगाम भी था, वो किसको था वो आपको पता होगा बेहतर, कि अगर मुझे निकाला तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। फिर तहरीक अदम एतमाद, ये मामला वाकई ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लिंक्ड है जितने भी इकदाम इस वक्त हुकूमत ले रही है? मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। मैं कुछ दिन सुन रहा था मंडी बहाउद्दीन वाली तकरीर भी, तो उसमें भी जो लहजा था, जो लबो लहजा था, या जो गुफ्तगू की गई, जिस अंदाज में की गई, ये तो किसी बुखलाहट की, बहुत खौफनाक बुखलाहट की निशानदेही कर रही है। दूसरी तरफ इस किस्म के लॉज लेकर आना, ये तो बिल्कुल ओपन हो रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा जो मीडिया सपोर्ट किया इनको, वो मीडिया ने की। तो सोशल मीडिया पे उनकी अपनी टीमें थी, वो आज भी हैं। आज भी वो जो लोगों का हाल करती हैं, अगर आपके खिलाफ ट्रेंड शुरू हो जाए तो जो कुछ होना है या जो कुछ होता है, खवातीन के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ होता है, तो उस पर भी कोई इनका तो कोई सानी नहीं है। अब हम ये इनको कह रहे हैं कि इस किस्म के लॉस, जिसपे मैं चाहता हूं कि डेफेमेशन लॉस को आप बहुत मजबूत बनाएं, और जैसे इंग्लैंड और बाकी जगहों पे है, वहां पे अगर कोई आप पे इल्जाम लगाता है तो बिल्कुल उसका होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आप सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करें। कौन सा मीडिया एंकर पर्सन है जो ये नहीं कहता कि भाई बिल्कुल लॉस होने चाहिए? कौन सा मीडिया वाले लोग हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल फेक न्यूज पर लॉस बनाएं, सारा कुछ करें? लेकिन इस लॉ के अंदर मैंने पढ़ा तो नहीं है पूरा, तो अभी बस ऐसे चंद चीजें देखी है। इसके अंदर जिस तरह से पर्सन की डेफिनेशन की गई, ठीक है, अब लॉस बनाकर उसके बाद एप्लीकेबल होने हैं, उनसे अमल दरामद होना है, अदालतों में जाने, उसमें तो आप किसी को भी उठाकर 5 साल जेल डाल देंगे। और फिर मुझे नहीं पता, आप ही कह रहे हैं बिल्कुल, शख्स में वो कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, कोई अथॉरिटी, सबको शामिल कर दिया है। बेल तो मर्डर वाले को भी मिल जाती है, तो फिर उसके बाद ये क्या बात हुई कि बेल ही नहीं है? मैं तो बिल्कुल इसके उलट कानून की बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप पहले प्रूफ लेकर अदालतों में जाएं, अगर वो इस काबिल हो तो कोर्ट गिरफ्तारी का ऑर्डर कर दे, वरना तो गिरफ्तारी तो होनी नहीं चाहिए। तो गिरफ्तारी तो सबसे बड़ा तमाशा है। अब देखिए ना, मैं इस बहस में नहीं जाता, गलत है ये, सही है, लेकिन मोहसिन बेग साहब के खिलाफ 9 बजे पर्चा दर्ज होता है, 9:30 बजे लाहौर में पर्चा दर्ज होता है। लाहौर वाली पुलिस जाए ना, जैसा ये वहां पे 9:30 बजे आप रेड कर देते, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है मुसलसल, पर उन्होंने भी इनकी बहुत की थी, क्योंकि वो तो सारी कैंपेन के इनके इंचार्ज और सारा कुछ थे। तो ये फिर मुझे नहीं पता ये बाकी लोगों से भी क्या कोई सुन रहे हैं, लिस्ट है जो फिर रही है मार्केट के अंदर कि इनको गिरफ्तार करने, कितनों को करेंगे? एक और ऑब्वियसली मजहर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये हुकूमतें
भूल जाती हैं, माजी से सबक नहीं हासिल करती हैं बहुत सारी चीज़ों में। ये कोशिशें माजी में भी होती रही हैं, बैकफायर किया है। अब ये जो एक और ऑर्डिनेंस जिसका हवाला भी चौधरी साहब ने दिया भी था, इलेक्शन एक्ट वाला, उसमें भी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपको भी हमशोर याद होगा, नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे या कोई और पार्टी का कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर कहीं पर भी जाकर तकरीर करता था तो पूरी पीटीआई कहती थी कि ये तो इनको हक ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के जो लॉज हैं उनकी धज्जियां बिखेर रहे हैं। फिर खुद खान साहब बतौर वज़ीर आज़म इस तरीके से खिताब करते रहे, जलसों में जाते रहे, इलेक्शन कैंपेन्स का हिस्सा बनते रहे। यही बात पीपल्स पार्टी ने और पीएमएल ने तनकीद की। अब ये जो कर दिया है कि कोई भी सेनेटर, एमपीए, एमएनए, पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई भी मुंतखब नुमाइंदा जो है वो हल्के का दौरा कर सकता है। सो यू थिंक कि दीगर ऑपोजिशन पार्टीज भी इसको सपोर्ट करती हैं? क्योंकि ये भी आज हुकूमत ने दावा किया है कि बाकी ऑपोजिशन की जमातें भी इस पे हमारे साथ हैं। खैर, ये ऑपोजिशन की जमातें उसका जवाब दें, लेकिन अगेन देखिए क्यों, इसकी स्पिरिट क्या है। इसकी स्पिरिट बेसिकली ये है कि जब आप वज़ीर होते हैं या हुकूमत ख़ास तौर पे जब आप वज़ीर होते हैं या वज़ीर आज़म होते हैं या और कोई बड़ा ओहदा होता है या उस इलाके से आपका ताल्लुक़ होता है और आपके पास तो आप वहाँ जाके डेवलपमेंट फंड्स का ऐलान करते हैं। आप अपनी वजारत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं करें, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से चीज़ें रोकी गई। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि पार्टी अगर लीडर वो है, और ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ करें इस वक्त जो है पार्टी का ओहदा अलग है और हुकूमत का ओहदा अलग है, तो पार्टी का ओहदेदार जा सकता है, वो जाके कैंपेन कर सकता है। लेकिन बेसिकली वज़रा की हद तक तो मैं समझता हूँ कि पाबंदी दुरुस्त है। आप पार्टी एमएनए जाके वो कर सकता है, लेकिन अगेन उसमें आपको अगेन इस ऑर्डिनेंस में ये चीज़ अगर ये इनको करना ही है, इससे अब जब आएगा पर तो यही मैंने कहा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा दी है इन्होंने। लेकिन चीज़ क्या है कि आप एक एमएनए को डेवलपमेंट फंड मिलता है, आप अगर फर्ज करें उस वक्त वो एमएनए जाके वहाँ डेवलपमेंट फंड्स लगाने शुरू कर दे, काम करने शुरू कर दे, तो आपको एक एडवांटेज हासिल हो जाती है ना। उस एडवांटेज को रोकता है ये वो, और रोकना चाहिए ताकि आप उसका मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और मिसयूज ऑफ पावर ये खुद इसके सपोर्ट में रहे हैं, इस पाबंदी के सपोर्ट में रहे हैं। तो अब्बासी साहब आपका इस पे टेक कि क्यों ये तब्दीली क्यों आती जा रही है पीटीआई के नजरिए में? देखिए, मेरा ख्याल है थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल, अगर कोई एमएनए या कोई मिनिस्टर जाके फंड्स का ऐलान करता है, तरक्याती मंसूबों का ऐलान करता है, वो बिल्कुल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एक एमएनए और मेरे पास 5 तहसीलें हैं, 5 तहसीलों में बल्दियाती इलेक्शन, तकरीबन को 50 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स हैं। अब तो विलेज काउंसिल शायद 80 हो गई होंगी। तो मैं नहीं समझता कि अगर मैं ना जाऊं तो मेरे जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां पे कैंपेन कर सकते हैं, और मेरे मुकाबले में हारा हुआ कैंडिडेट जो है वो पहले साबका एमएनए रहा है या साबका एमपीए रहा है, वो ज़्यादा मेरे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। मैं फंड्स के ऐलान, तरक्याती मंसूबों के ऐलान, उनके वादे वईद पे आज भी पाबंदी है और होनी चाहिए ताकि अनफेयर ना हो। लेकिन पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी, अब मेरे पास पिंडी में जितने उम्मीदवार हैं, मेरे पास 22 एमएनए एमपीएस हैं, 21 मेरी पार्टी के हैं। अगर उनको मैं निकाल दूं तो पिंडी में मेरे पास कैंपेन करने के लिए कोई बंदा ही नहीं रहता। तो इस तरह मैं समझता हूं कि जिन शहरों में ऑपोजिशन के भी एमएनए एमपीएस है, ये अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा। अच्छा, आप खुद इसके हामी नहीं थे ना माजी में, आप कह रहे हैं हेल्दी कंपटीशन होगा, अच्छी कैंपेन होगी। आप क्योंकि इलेक्शन ईयर करीब है, अगले साल इलेक्शन है, आप लोगों ने खुद कैंपेन में जाना है, तो आप चाहते हैं आपके एमएनए, एमपीएस, सेनेटर्स, वुज़रा सब चले जाएं? नहीं, दूसरों के भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, एमएनए का इन्फ्लुएंस क्या है कि एमएनए वहां जाके तरक्याती मंसूबों का ऐलान करे। वजीर का क्या है कि वो जहां कोई फंड्स दे या कोई वहां पे चीज अनाउंस करके आ जाए, किसी जगह कोई स्कूल अनाउंस कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वो आज भी पाबंदी रखी जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन, और दूसरी बात, माजी में मजहर अब्बास साहब, ये जो असेंबलियां बनती हैं ये इसलिए नहीं होती कि माजी के नज़ीरों को लेकर चले। हम बाख्तियार इदारा हैं, हम समझते हैं वक्त और हालात के मुताबिक जो प्रैक्टिस है वो अगर अब ठीक नहीं है, अब हालात के मुताबिक उसको एडजस्ट करना है। पार्लियामान का काम ही है कि माजी की नज़ीरों के बरक्स आप नई जिद्दत लेकर आए, कानून में तरमीम करें, कुछ चीजें खत्म कर दें, कुछ को और बेहतर करें। तो मैं नहीं समझता कि इसमें पार्लियामान में करें ना, आप तो ऑर्डिनेंसेस लाए जाते हैं बस।
मैं उधर यार ऑर्डिनेंस की बात है तो आपको पता है ऑर्डिनेंस तो एक खास मुद्दत के बाद लैप्स कर जाता है। ऑर्डिनेंस लाया इसलिए जाता है कि कानून अमल में आ जाए और उसके बाद जाहिर है उसको पार्लियामेंट में लेके जाना है। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी या नून लीग इसकी मुखालफत करेगी, क्योंकि ये सब समझते हैं कि बिला वजह इलेक्शन कमीशन के नोटिस आते हैं और मजहर अब्बास साहब जिन्होंने इन्फ्लुएंस करना होता है वो स्टेज पे आए बगैर भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और लेकिन हमारी तरह के शरीफ बंदों पे आप पाबंदियां कितनी लगवाएंगे? और बस करें, अब आगे जाने दें। कर ले सर, हमने तो हम कौन लगा सकते हैं आप पे पाबंदी। अच्छा चलिए, अब्बासी साहब पे पाबंदी ना लगाए। चौधरी साहब ये सही है ये जो इन्होंने किया है? सेनेटर्स, तमाम एमएनएस एमपीएस जाएं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जाएं, इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बने। नहीं, इसमें एक फर्क है। इसको बुनियादी तौर पर देखिए, नून लीग ने भी पिछली बार जो कानून था वो गलत तौर पर किया, सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए कि वो कैंपेन ना कर सके। अब फर्क इसमें करना पड़ेगा आपको। एक है हुकूमती या रियासती जो ताकत है जिनके पास, एक है पब्लिक ऑफिस होल्डर। मसलन एक एमएनए है, एक एमपीए है, एक मिनिस्टर। जब आप मिनिस्टर जाता है किसी जगह पे तो उसके साथ पुलिस भी जाएगी, उसके साथ बाकी इदारे भी जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जाएगा, वो उनको बंद होना चाहिए। और जो एमएनएस एमपीएस हैं, मैं साथ में हूँ तो बिल्कुल उनको जाना चाहिए, लेकिन उन पे जो पाबंदियां हैं कि आप फंड नहीं अनाउंस कर सकते, तरक्याती काम नहीं करवा सकते, या इस किस्म का कोई वो चेक भी होना चाहिए। लेकिन इनको जो रियासत के अंदर जिसका या हुकूमत के अंदर हो तो वो बिल्कुल उन पर पाबंदी है। जैसे इंडिया की एक मिसाल है, एमएस गिल थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने वाजपेयी को रोक दिया था और वाजपेयी ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया था, हालांकि वो मजहबी दौरा था। उन्होंने मजहबी तौर पर एक जिमनी इलेक्शन था उसमें रख दिया और 4-5 जगह पे यात्रा थी, वहां पे जाना था, 4-5 जगह पे इस्तेमाल रख हुई है जिसमें इलेक्शन हो रहा। तो उन्होंने खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि आप जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी वहां पे इलेक्शन हो रहा है, हमारा अमला आपको वहां पे हमारा जहाज ही लेकर जाएगा, हमारा अमला वहां पे रिसीव करेगा एयरपोर्ट पे, आपको सीधा यात्रा पे लेकर जाएगा और वापस एयरपोर्ट पे छोड़ देगा, और वो विजिट कैंसिल हुआ। तो ये होती है ताकत जो इलेक्शन कमीशन के पास। जब तक ये ताकत नहीं आती, इलेक्शन कमीशन को भी तो हमने मजाक बनाया हुआ है, उनके कितने ऑर्डर्स हैं जिन पे इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो हम ये कहते हैं बिल्कुल इलेक्शन कमीशन अपने उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा और वज़रा को, वज़ीर आज़म को, गवर्नर को, इनको बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये क्यों इलेक्शंस में जाए। लेकिन हाँ, एमएनएस एमपीएस की हद तक बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये होना चाहिए। इसको एक सेपरेट, जिस तरह मदद साहब ने कहा, आपको दो मुख्तलिफ चीजें, वो अपनी अथॉरिटीज जो हैं, जो उनके पास इख्तियारात हैं, उनका इस्तेमाल तो करें। एक मिसाल देती हूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से। चौधरी साहब, आपके सामने भी ये चीज़ मैंने कई दफ़ा रखी है कि अखराजात पे जो पाबंदी है कि 15-20 लाख में जो है एमपीए का इलेक्शन होगा और पता नहीं 30 लाख से ज़्यादा शायद एमएनए जो है वो खर्च नहीं कर सकता। क्या हमारे यहाँ इतने पैसों में वाकई इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं? इससे ज़्यादा अखराजात नहीं होते? वो जवाब आप सबको पता है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो तहरीक अदम एतमाद का मामला कहाँ तक पहुँचा है उस पर बात करेंगे एक वक्फे के। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। विफाक में और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारी गिनती पूरी हो गई है। ये तमाम अपोजिशन की जमातें इस वक्त कहती आपको दिखाई दे रही हैं। और वज़ीर आज़म साहब की जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर थी, जो जलसा था, उसको भी इसी से लिंक करती हैं कि शायद इसीलिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं बुखलाहट का शिकार हैं या बहुत एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब की जो मुलाकात, जिसकी खबरें हैं, जो ज़राए से पता चल रही हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है और तरीन ग्रुप भी इस मामले में अपोजिशन का साथ देने को तैयार है। गो के तरीन साहब इस पर खामोश हैं, उन्होंने ना हाँ की है ना की है, कोई चीज़ मीडिया में इस ज़मन में नहीं आई है। लेकिन अब मौलाना साहब जो माजी में जरदारी साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन पर अदम एतमाद का इजहार करते रहे हैं, क्या वाकई मजहर अब्बास साहब अब वो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो गया है? बिलाखिर इनकी मुलाकात भी हो रही है पीपल्स पार्टी के किरदार को लेके। फिर रिसेंटली जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं गिलानी साहब, वो गायब हो गए थे, तो उस पर भी मौलाना साहब को काफ़ी तशवीश का इजहार उन्होंने किया। सो अब वाकई क्या तमाम अपोजिशन इकट्ठी है, एक पेज पर है?
देखिए सादिया, ट्रस्ट डेफिसिट तो मुझे अब भी बरकरार लगता है। मेरा ख्याल है शायद कुछ कम हुआ है, ज़रूर एक दूसरे ने अपनी अपनी वजाहतें पेश की हैं, एक दूसरे ने अपनी जो भी गलतफहमी है दूर करने की ज़रूर कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। लेकिन अगेन वो किस पे कितना कॉन्फिडेंस है, इसका इजहार अभी तक जो है अमली शक्ल इजहार की नहीं आ सकी। मसलन पीडीएम जो है आज भी पीपल्स पार्टी को लेने में उनका रवैया वैसा ही नज़र आता है मुझे जैसा कि पहले था जब वो है। पीपल्स पार्टी आज भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं तो रिलक्टेंट ज़रूर है, क्योंकि पीएमएलएन के हवाले से उसका एक बेटर एक्सपीरियंस, बेटर पास्ट रहा है और वीज़ा भी पीएमएलएन का भी पीपल्स पार्टी के हवाले से रहा है। ठीक है। अब ऐसे में कितने एतमाद के साथ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर। और मेरा ख्याल है उस वक्त तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक नहीं आएगी जब तक इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और दूसरा इससे हट के बिल्कुल ज़ाती तौर पे, ये मेरा बिल्कुल ज़ाती ओपिनियन है, ये गलत मूव है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इल टाइम्ड मूव है, एक ऐसे मौके पे जब 1.5 साल इलेक्शन का रह जाए। अच्छा। आपको बल्दियाती इलेक्शन में आपको एक कामयाबी मिल रही हो, बाई इलेक्शन में कामयाबी मिल रही हो, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, उधर जाके आपको कामयाबी मिल रही हो। ऐसे में अगर फ़र्ज़ करें आप तहरीक अदम एतमाद ला के इमरान खान को बाहर कर देते हैं, तो आपने तो इमरान खान को एक खुला स्पेस फिर दे दिया। और फिर वो जो 1.5 साल का वक्त होगा और वो जो जब भी इलेक्शन का वक्त होगा, तो उस दौरान तो इमरान खान इस चीज़ को हैमर करेंगे कि और वो उनकी मंडी बहाउद्दीन वाली टोन और भी एग्रेसिव हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता कि अपोजिशन की ज़ाहिर अपनी थिंकिंग होगी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली नहीं देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है इसका नुकसान होगा अपोजिशन को इन लॉन्गर टर्म। अच्छा, ये ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब माजी में पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम अपोजिशन की जमातें इस्तीफों के हक में थीं और फिर इस्तीफों के मामले पे हमने देखा कि पीपल्स पार्टी अलहदा भी हो गई, शिकवे शिकायत भी शुरू हो गए। अब चौधरी साहब, 2 चीज़ें, इन हाउस चेंज, इमरान खान साहब की जगह किसी और को वज़ीर आज़म बनाना है, बुज़दार साहब की जगह किसी और को वज़ीर आला बनाना है, या सिरे से इस हुकूमत ने जाना है, तो फिर तो इस्तीफे दिए जा सकते थे। और ख़ुद पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त कितनी क्लैरिटी है। खुर्शीद शाह जो हैं वो ये बयान देते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत पूरी अपनी मुद्दत करे, हम नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो। सो ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन आपकी जमात के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस मामले को लेके। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कंफ्यूजन। मेरा ख्याल है उनके बयान को दोबारा आप सुनिए और समझिए। उन्होंने कहा कि अगर ये असेंबली मुद्दत पूरी करती है तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। 2 चीजों को अलग करना पड़ेगा, हुकूमत को और असेंबली को। और अगर हुकूमत जाती है तो बिल्कुल मसला है। देखिए, आज मैं यही पूछ रही हूँ, बिल्कुल मैं यही पूछ रही हूँ। तो आप चाहते हैं कि खान साहब की जगह कोई और वजीर आजम आ जाए, हुकूमत यही रहे, इन हाउस चेंज आ जाए। आज नहीं मिल रही, लोग महंगाई बेरोजगारी के हाथ को तंग है, बल्कि जिल्लत अमेज तरीके से आगे बढ़ रही। तो मेरा नहीं ख्याल ये तहरीक इंसाफ कोई दोबारा से कोई उसको जैसे मदद साहब फरमा रहे हैं को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। ये वन टाइम पार्टी है और पार्टियां बहुत सारी हमने तारीख में देखी हैं, ऐसी पार्टियां लाई जाती हैं फिर वो गायब हो जाती हैं, सीन से गायब हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनके जो वैसे ही, कुछ तो मौसमी परिंदे हैं वो वैसे ही उड़ जाएंगे और कुछ वो हैं जो साइबेरिया से आते हैं और फिर मौसम तब्दील होते ही साइबेरिया वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से ये होगा। और साइबेरिया काफी लोग चले जाएंगे। कल तो जावेद लतीफ साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा 7 लोग गालिबन होंगे कराची के एमएनएस और 2 फैसलाबाद के हमारे साथ हैं तहरीक अदम एतमाद में। तो अब्बासी साहब, ये बाकी तो छोड़े, इनको आपके अपने लोगों पे आपको कितना भरोसा है? तरीन साहब ग्रुप भी अगर आप साइड पे कर दें, इत्तेहादियों को भी साइड पे कर दें, आपके अपने पीटीआई के लोग जो खुलेआम अब तो बयानात देते हैं। सादिया बेचारे ये भी ना कहें तो और क्या कहें। ज़ाहिर है इनका पहले जोर था कि इत्तेहादियों ने साफ साफ चिट्टा इनको जवाब दे दिया। अब ये इस तरह की बेचारे गोल मोल बातें करके बात करेंगे। अच्छा। इनकी अब हालत देखें, इनके सामने इतनी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी खड़ी है कि ये तकरीबन 2 महीने पहले एक दूसरे को खुली आवाज में चोर चोर कह के खुद बड़े ओपनली आपके मेरे सामने
एक दूसरे को सर्टिफाइड चोर कह के पता नहीं क्या। लेकिन मसला तो आपको भी हो रहा है ना, अब रशिया के दौरे के बाद एमकेएम हैदराबाद जाएंगे वजीर आजम साहब, फिर सुने ना वो भी तादियों को दोबारा वजारतें देने की भी कहानी चल रही है। बुखलाया हुआ कौन है? देखें अब सोचें बुखलाया हुआ कौन है। 2 महीने पहले जरदारी साहब ने कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये काबिल माफी नहीं है। बिलावल साहब ने कहा ये सर्टिफाइड चोर है पूरा खानदान, और इन्होंने उनके बारे में कहा कि ये सिलेक्टेड हैं। और अगर 2 महीने बाद पाकिस्तानी अवाम को, सादिया अफजाल को, मजहर अब्बास को और सदाकत को ये इकट्ठे बैठे हुए नजर आएंगे तो हमें समझ आएगी कि कोई मसला तो इनका है कि ये या तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, या ये कल एक दूसरे को चोर कहते हुए इनको एक दूसरे का हया नहीं था। सर इकट्ठे बैठे हुए तो आप भी नजर आते हैं ना, एमकेएम के साथ, पीएमएल के साथ, शेख 2 महीने की बात है ना, हमने इनको चोर कहा था, आज हम इनसे रोटियां खा रहे हैं। तो ये सारी बातें इसलिए हैं कि इनके सामने बहुत बड़ा पहाड़ है मकबूलियत का, और इनको पता है कि जो है ना बस निकल रही है, ये अब ऐसे पीछे भाग रहे हैं और इनके हाथ कुछ आना नहीं है। पहले इत्तेहादी थे, इत्तेहादियों ने जवाब दे दिया, तो अब ये कभी मेरे पे कहेंगे हाथ कुछ नहीं आएगा। चलें ठीक, तो तहरीक अदम एतमाद ना आएगी आपको लगता है, और ना ही कामयाब होगी, नंबर ही पूरे नहीं होंगे। बहरहाल आई हैव टू वाइंड अप है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। सदाकत अली अब्बासी साहब, चौधरी मंजूर अहमद साहब और मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।